and who else? ले जी, let's get the business started. जी वकास वालेकुम अस्सलाम जी. ऑल दोज हु रिक्वेस्टेड द रिकॉर्डिंग एक्सेस दे दी गई है जी, आप देख सकते हैं अब आप लोग. अगर नहीं किसी को आई तो प्लीज लेट मी नो. ऑलराइट, ये जी आखिरी टॉपिक है आपके चैप्टर 16 का, फाइनल. ओके, अब इस टॉपिक में क्या क्या है, काफी कुछ है, लेकिन हमने इसको सिर्फ सरसरी देखना है. वगैरह में जो चीजें हैं वो बड़ी सेपरेट साइंसेज हैं, तो जाहिर है इतनी डिटेल में तो हमें नहीं जाना. जितना ऑलराइट, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा इशू, व्हाट्स रॉन्ग. होपफुली ऑडियो वीडियो आपको ठीक आ रही होगी. वॉइस इशू, मैं एक मिनट रीस्टार्ट कर लूँ नेट को, अगर मुझे लग रहा है नेट थोड़ा स्लो चल रहा है. नेट इज एनीवन एल्स फेसिंग वॉइस इशू? Anybody else facing voice issue, guys? Let me restart the app then. जी, better now? अच्छा, गुड, ठीक है, पहले से बेहतर है. नेट में पता नहीं आजकल कोई इशू चल रहा है. ओवैस, जस्ट अ मिनट. ओके, डन. ये टॉपिक बड़ा है काफी आज का, लेकिन चूंकि इसमें हमें जस्ट सरसरी पढ़ना है चीजों को, सो वी डोंट हैव टू बी वरीड. जो भी बंदा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है इसको ग्रुप में या मुझे प्राइवेटली शेयर कर दीजिएगा, देन आई विल एड इट इन माय लाइब्रेरी. इस पे जनाब टॉपिक्स क्या क्या हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, सिंपल रिग्रेशन. नो साउंड, व्हाई नॉट साउंड? ऑडियो कनेक्शन, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट. आप देखिए जी इमरान, अब आई थिंक इट शुड बी ओके, वॉइस शुड बी ओके नाउ. ओके जी, तो जनाब ये टॉपिक्स हैं इसमें. बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, ये पूरे पूरे समंदर हैं जिनको हम आज 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे. कंप्लीट ये सेपरेट डोमेन्स हैं. सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर, एस्पेक्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, फिर वेरियस एस्पेक्ट्स टू क्वांटिफाई रिस्क, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एक्सप्लोरेटरी data analysis, what if analysis, big data, components of big data, uses of big data, key technologies, big data की limitations. data visualization में कुछ हम graphs की types पढ़ेंगे. statistical control, Pareto diagram, histogram, fishbone diagram, box plot, tables, dot plot, line chart, scatter plots, bubble charts, finally pie charts, and some limitations. So these 29 topics are there. और इसमें just आपको एक जस्ट अप्रिसिएशन चाहिए इन एरियाज की. कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे डेटा माइनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सिंपल रिग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 9 में, तो उनकी थोड़ी रिविजिटिंग है. सो लेट्स फर्स्ट सी बिजनेस इंटेलिजेंस. व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? बिजनेस इंटेलिजेंस इज बेसिकली सम इंफॉर्मेशन, सम डेटा जिसके ऊपर कोई एक्शन करना बनता है. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्ट्रेटेजिक नेचर की है, जिसपे कोई स्टेप मैनेजमेंट का लेना बनता है, सीनियर मैनेजमेंट का. सो बेसिकली इट्स एन एक्शनेबल. जैसे आपने पढ़ा होगा इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जब कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उस पर एक्शन होता है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस. तो आपके पास बिजनेस में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है एनालिसिस के थ्रू जिससे कुछ
स्ट्रेटेजिक लेवल पे स्टेप बनता है। बेसिकली ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस है ये अपर मैनेजमेंट के लिए है, जिन्होंने बिजनेस की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का तयन करना है, राइट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्ट्रेटेजिक नौयत की है, बिजनेस इंटेलिजेंस की बेसिस पे मैनेजमेंट मस्ट टेक एन एक्शन। तो ये इंफॉर्मेशन आती कहां से है जनाब? इस तरह के एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा को इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से इकट्ठे करते हैं, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इंटरेस्ट रेट किस तरफ जा रहे हैं, टैक्स रेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो समझ लीजिए एक तरह से एक डिजिटल डैशबोर्ड है आपके पास, जहां आपके पास कंट्रोल्स हैं और उनकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव होगी उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन बनता है सीनियर मैनेजमेंट का। इसको बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड थ्रू डेटा एनालिसिस फॉर बिजनेस एनालिसिस कनेक्टेड विद द ओरेकल। देखें ये अरशद भाई की इनपुट आई है। ही सेज बिजनेस इंटेलिजेंस अ काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड पिवट फॉर बिजनेस एनालिसिस कनेक्टेड विद द ओरेकल डेटाबेस। तो डेटाबेस, इंटरनल डेटाबेस, यहां जो डोमेन बिजनेस इंटेलिजेंस की बिजनेस से बाहर चली गई है, इसमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी आपकी, आउटसाइड बिजनेस से बाहर की भी, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इकोनॉमी एज ए होल। तो उसकी बेसिस पे डिसीजन मैनेजमेंट लेगी कुछ स्ट्रेटेजिक नेचर का, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के डोमेन में होगा, ये बिजनेस इंटेलिजेंस का डोमेन, डिजिटल डैशबोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स सम एक्शन। नेक्स्ट है जनाब आपका डेटा एनालिटिक्स। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? इट्स बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड इसमें यूज होते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज करना, उसकी बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेना। इसके कुछ उसने स्टेप्स बताए हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डेटा एनालिटिक्स में। यार आज नेट को आई डोंट नो, एनीवन एल्स फेसिंग एनी वॉइस इशू? तो पहला स्टेप है आपने क्वेश्चन डिफाइन करना है। वंस द लेक्चर इज रिकॉर्डेड, अरशद भाई इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ, सो वी विल शेयर इट विद द ग्रुप एंड ऐड इन द डेटाबेस एज वेल। सो डिफाइन क्वेश्चंस। पहले आपने बताना है कि बिजनेस क्या चाह रहा है, व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव बताइए, क्या अपनी हमने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, अपने कॉस्ट वेरिएंसेस को रिड्यूस करना है, करंट रेशियो इंप्रूव करना है। फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव वी वांट टू अचीव। पहला स्टेप ये। फिर आपने अगला स्टेप है कि हमने रेलेवेंट डेटा ऑब्टेन करना है अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन किया, व्हाट यू वांट टू अचीव। फिर आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जाहिर है जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे उसमें कुछ मैसी इंफॉर्मेशन भी होगी, कुछ काम की भी होगी। तो अगला स्टेप है हमने इसको क्लीन करना है। क्लेंजिंग मतलब जो इनएक्यूरेट या अनयूजेबल इंफॉर्मेशन उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूजफुल इंफॉर्मेशन डालेंगे। और नॉर्मलाइज का मतलब है कि जितना कम से कम रिपीटिशन आए डेटा में। नॉर्मलाइजेशन मींस स्टोरिंग ईच डेटा एलिमेंट एज फ्यू टाइम्स एज नेसेसरी, यानी डेटा को ओवर, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हम सारा डेटा अपना इतना इकट्ठा करके हार्ड स्टोरेज में सेव नहीं कर सकते। सो वी नीड टू सेव इंफॉर्मेशन एज फ्यू टाइम्स एज पॉसिबल। ये थर्ड स्टेप होगा। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा एनालिसिस का। डेटा चूंकि कलेक्ट हो गया, हमने क्लेंजिंग कर दी, उसको नॉर्मलाइज कर दिया, अब हम इस पे एनालिटिक्स अप्लाई करेंगे अपने। हम डिटरमिन करेंगे कि जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया क्लेंजिंग के बाद, इससे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। इसमें फर्दर कुछ जो एप्लीकेशन है इस लेवल पे, वो 5-6 एप्लीकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, जो रिजल्ट जनरेट होगा एनालाइज हम करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब जो रिजल्ट आया वो सिर्फ फैक्ट्स आपको रिपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सिंपल फैक्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, बस। ये डिस्क्रिप्टिव का नाम, ये डिस्क्राइब हो रहा है कि ये है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम जानने की कोशिश करते हैं रीजन क्या है, सेल्स गिरी तो क्यों, प्रॉफिटेबिलिटी फॉल हुई तो क्यों। डायग्नोस्टिक एनालिसिस, नाम डायग्नोस्टिक्स जिसमें डॉक्टर्स भी करते हैं कि मसला क्या है, बीमारी की वजह। डायग्नोस्टिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स रीजन फाइंड करें, गड़बड़ क्या है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस ये फ्यूचर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, इन्वॉल्व्स अजम्पशंस कि फ्यूचर लाइकली रिजल्ट्स क्या होंगे, ये आगे भी डिस्कस करेंगे हम। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जिसमें डॉक्टर डायग्नोज करके फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब कि इसमें suggestions and solutions of the problems that you're facing in the company, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या होगा मसले के हल के लिए, जो डायग्नोस्टिक एनालिसिस में आइडेंटिफाई हुआ। फिर नेक्स्ट है अनोमली डिटेक्शन विद इन दिस डेटा, जो एनालाइज करेंगे।
अनोमली डिटेक्शन में, अनोमली का लफ्जी मतलब होता है कि एक सेट पैटर्न चल रहा था, एक सेट पैटर्न चल रहा था डेटा का, सेल्स का ट्रेंड था, सडन एकदम सेल गिरी एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग। ये जो अनयूजुअल डिप आया सेल्स में, आई नीड टू नो क्या हुआ। ये अनोमली है। अनोमली मींस एक ऐसी हरकत जो अनएक्सपेक्टेड थी, अनएक्सप्लेन्ड थी, जो होनी नहीं चाहिए थी, अनयूजुअल। सो अनोमली डिटेक्शन मींस टू आइडेंटिफाई समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। ठीक है, फिर आगे है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली इन्वॉल्व्स analyzing data that is on the network of your organization across different branches, divisions across the world or across the country. ठीक है, टेक्स्ट एनालिसिस, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है जनाब। इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन आप सर्च जरूर कीजिएगा, नेट पे आपको पता लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए। व्हाट हैपेंड, माय कंप्यूटर इज नॉट चार्जिंग। अच्छा, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल न्यूज रीडर्स। ये टेक्स्ट एनालिसिस इंटरनेट पे अवेलेबल न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैगजीन वगैरह से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल के उसको सिंथेसाइज करके न्यूज की फॉर्म में न्यूज रीड करेगा आपके सामने, लाइक अ नॉर्मल कन्वेंशनल न्यूज रीडर। दिस इज टेक्स्ट एनालिसिस। लेटेस्ट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब से, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सिंथेसाइज एंड समराइज करके न्यूज रीडर खुद वो रीड करेगा विजुअल फॉर्म में। आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई फर्स्ट सॉ दैट। ठीक है, तो टेक्स्ट एनालिसिस का नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें टेक्स्ट माइनिंग यूज होगी, जिसमें जो नेचुरल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी टेक्स्ट में, इंग्लिश वगैरह में, उसको उसमें से अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट में से काम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी एंड देन जो मैंने इसकी आपको एप्लीकेशन बताई न्यूज रीडर की, दैट वुड बी द एंड रिजल्ट। सो फाइनली वंस द डेटा हैज बीन एनालाइज्ड आउट ऑफ दीज 7 वेज, देन फाइनली जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। और आपको कम्युनिकेट किसको, जो भी अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का लेवल है, जो भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज हो, ये फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का बायस ना हो, ताकि जो डिसीजन मेकर है उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, जी एब्सोल्युटली, ताकि बेहतर डिसीजन ले सके। ठीक है जनाब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जनाब डेटा माइनिंग। इसका हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ चुके थे। वॉलमार्ट में ये सबसे पहले आइडिया डेवलप हुआ था, बिकॉज व्हेन दे डिस्कवर्ड कि यार पैम्पर्स और जो डायपर्स, पैम्पर्स तो नहीं वर्ड था, डायपर्स वर्ड था, डायपर्स और बियर्स की सेल दे सीम टू बी कोरिलेटेड। जब भी डायपर बिकता है उसी सेल इनवॉइस के ऊपर एक बियर भी बिकी हुई है 2-3। तो दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज डेटा माइनिंग। ये दो वेरिएबल्स में या मल्टीपल वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। सर्चिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। वी नेवर एक्सपेक्टेड कि आपस में ये रिलेटेड होंगे, लेकिन इनकी सेल साथ साथ होती थी। ठीक है, नेटफ्लिक्स जो लोग यूज करते हैं, तो नेटफ्लिक्स में भी डेटा माइनिंग यूज की जाती है। नेटफ्लिक्स वाले एक एल्गोरिदम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या देखना चाह रहे हैं, व्हाट एक टेंडेंसी क्या है कंज्यूमर्स की, उसके मुताबिक फिर वो बाइंग करते हैं या कोई प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये नेटफ्लिक्स वाले भी यूज करते हैं। तो इसमें हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन कर देते हैं प्रेडिक्टिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। जिस तरह हमने पढ़ा था, बजट्स फर्स्ट टाइम बनते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर थोड़ी रिवीजन, सेकंड ड्राफ्ट, फिर थर्ड ड्राफ्ट, फिर फोर्थ ड्राफ्ट। दिस इज कॉल्ड आइटरेशन। इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस, इवेंचुअली यू गेट द फाइनल रिफाइंड रिजल्ट्स। ठीक है, इसको आइटरेशन बोलते हैं। सो आइटरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करते हैं, रीथिंक करते हैं, एंड फाइनली रिफाइंड रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर एक और डिबेट भी है जी कि डेटा माइनिंग साइंस है। साइंस इसलिए क्योंकि कंप्यूटर यूज हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, डेटा माइनिंग आर्ट है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उसमें पैटर्न्स और लिंक ये तो आपने अपनी ह्यूमन जजमेंट से निकालने ना। तो ठीक है, कंप्यूटर यूज हुआ, लेकिन जजमेंट तो इंसान की यूज होगी ना, डिसीजन तो हमने लेना, एक्सपर्टीज तो हमारी, इंट्यूशन तो हमारा है। तो खैर ये डिबेट भी अपनी जगह कि ये साइंस ही आर्ट है, बट थिंग इज ये हाँ पुराना, अबाउट 15 years old and 20 years old कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका अब एक्सटेंट बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे पास फास्टर मशीन्स हैं। सो थिंग्स आर मूविंग इन द वेरी फास्ट। सो स्टेप्स इन डेटा माइनिंग क्या है जी? स्टेप्स उसने बताए। पहला कह रही फर्स्ट स्टेप ये है
क्या आप डिटेक्ट करें अनोमली, अनोमली के एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मींस कि इंडिविजुअल आया, उसने डायपर के साथ बियर खरीदी, दिस इज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो पहले आप अनोमली डिटेक्ट करें कि क्या है चीज जो जो एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे। फाइंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप फाइंड कीजिए मुख्तलिफ वेरिएबल्स में और फिर उनको ग्रुप कर दीजिए एंड जनरलाइज द रिलेशनशिप के इन चीजों में जो रिलेशनशिप है क्या वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है या अनरिलेटेड है। एंड देन फाइनली हम रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू फिर एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं जिसकी बेस पे फिर हम डिसीजन करेंगे कि डायपर्स को और बियर की बोतलों को साथ साथ रखो, ताकि जब कस्टमर आए तो दोनों चीजें जो हमेशा साथ लेता है वो उसको साथ साथ पड़ी हो, हमारी सेल्स दोनों की बढ़ेगी। ठीक है ना। और उनको हम रिपोर्ट्स को विजुअल फॉर्म्स में भी दे सकते हैं या उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दे सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले। ठीक है। अब चूंकि ये सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के जो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, आरडीबीएमएसएस, जिसमें सेल्स की डिटेल सब टेबुलेटेड फॉर्म में होती है, जो ओरेकल यूज करते हैं, आई एम श्योर दे नो। ओरेकल में डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है एंड देन यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन टेबल्स की मैनिपुलेशन से हम जो चाहें वो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस टू एक्सेस द डेटा विद इन द रिलेशनल डेटाबेस। ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा पड़ा हुआ है ना, ये एक तरह से माइन है, एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें से हमने काम की इंफॉर्मेशन अपने मतलब की निकाली। फिर अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है जी सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई, ये आपस में किस तरह रिलेटेड है। क्या यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि जो एक्स बढ़ता है तो वाई भी तकरीबन बढ़ता है, लेकिन बड़ा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, कुछ थोड़ा हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इस तरह हम दो वेरिएबल्स को आपस में एक लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू एक इक्वेशन में टाई अप कर सकते हैं। हमारे पास जो सीएमए में मॉडल है वो हाइलो मेथड का है, लेकिन जो इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में या एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क प्लेस पे, उसमें हम लीस्ट स्क्वायर या कैलकुलस यूज करते हैं ताकि बहुत ज्यादा रिफाइंड एक्यूरेट इक्वेशन आए। आपको याद होगा हमने पढ़ा था जिन लोगों ने चैप्टर 9th पढ़ा है, आई एम श्योर यू रिमेंबर, वहां हमने एक मॉडल निकाला था सेल्स प्रिडिक्ट करने का। तो हमारा जो रिजल्ट था वो आ रहा था 4.290 प्लस 310 इंटू एक्स। ये हमारा जो मॉडल जो हमारे कोर्स में है, जो हमें कंप्यूट करना आना चाहिए लीस्ट जो हाइलो मेथड से, इसी की उसने एक लीस्ट स्क्वायर मेथड से हाईली रिफाइंड इक्वेशन दी हुई थी। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज दिस plus 311.7541 maybe if my memory works. Almost similar है, but this line that has been derived using least square method it is much more reliable for prediction. हमने जो हाइलो मेथड से निकाली somewhat similar, लेकिन एक्यूरेसी में ये लाइन ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल वर्क प्लेस पे कैलकुलस और लीस्ट स्क्वायर मेथड से लीनियर इक्वेशन डिटरमिन करते हैं, उसकी बेसिस पे फिर हमारे लिए प्रेडिक्शन बड़ी आसान हो जाती है। Linear equation is expressed something like this: y is equal to a plus bx, where y is called the dependent variable जो हम predict करना चाह रहे हैं। a जहां पे इसी को अगर हम प्लॉट कर लेंगे, देखिए a बोलते हैं y एक्सिस की उस जगह को जहां पे ये लाइन कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड a, which is also called the constant coefficient. y, this is something we want to determine. x is your independent variable, and the steepiness and the gradient of this line is called the tangent of b. तो ये जो स्टीपीनेस है इसको हम ग्रेडियंट में स्लोप बोलते हैं। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको बेस बना के हम y को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक वी हैव अ फंक्शन हियर दैट y इज इक्वल टू 420 प्लस 32x। इट्स बेसिकली अ फंक्शन फॉर सेल। अगर आप x डॉलर स्पेंड करते हैं तो 32 into x प्लस 420 दिस विल बी द लेवल ऑफ सेल। यानी ये मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर आप x डॉलर इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, योर सेल कैन बी प्रेडिक्टेड by this linear equation. So this is called simple regression. Unfortunately, the method is not very accurate because आपकी sales सिर्फ advertisement पे depend नहीं कर रही. Your sales depend upon various factors, not just advertisement alone. आपकी sales depend करती है number of sales people you employ, price of the product, market में level of disposable income, price of the competing products, population, etc. तो ये जो मॉडल इसको सिंपल रिग्रेशन इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एडवर्टाइजमेंट। बट इन रियलिटी
मल्टीपल रिग्रेशन में वी यूज मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेल्स पीपल, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट में डिस्पोजल रेट, डिस्पोजल इनकम का रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो ये ज्यादा डिपेंडेबल है, ये ज्यादा, ऑफ कोर्स ये हम इसको मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी नीड कंप्यूटर मॉडल्स टू डिटरमिन मल्टीपल रिग्रेशंस एंड देन वी यूज अ प्रेडिक्टिव मॉडल टू प्रेडिक्ट। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। It can be demonstrated by a coefficient of correlation which can have a value of not more than not less than -1 and not more than 1. अगर x और y में coefficient of correlation -1 आ रहा है, इसका मतलब they are perfectly negatively correlated, indicating a plot like this. If they are perfectly positively correlated, you will have a graph like this. And if they have a positive correlation like this, but it is not a perfectly one, तो इसमें कुछ ग्राफ लाइन तो सीधी बनी लेकिन इंडिकेट कर रही है कि ये है में पॉजिटिव टेंडेंसी है, लेकिन परफेक्टली नहीं। परफेक्टली तब होती जब सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हो, ठीक है। तो ये भी हमें बता सकता है कि दो वेरिएबल्स में आपस में जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है वो क्या है। अगर इसी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम स्क्वायर कर देंगे, आप सबने पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 में, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ r इज 0.8, दो वैल्यूज में कोएफिशिएंट पॉजिटिव 0.8 है, इसका मतलब है दोनों x और y में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम r का स्क्वायर करें, इट विल बी 0.8 स्क्वायर, इफ कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इट्स 0.64 और 64%। इसका मतलब है x में y में जो चेंज आया, जो तब्दीली आई, वेरिएंस आया, x 64% रिस्पॉन्सिबल है उस चीज का। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन व्हिच वी डिस्कस्ड इन डिटेल। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एरर। जब आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये अब प्लॉट हमने किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो आप देखते हैं इसमें इस जो हमने एक रिग्रेशन लाइन बनाई है, इससे ये पॉइंट्स बड़े दूर दूर हैं। ये जो दूरी है और मजबूरी है इन पॉइंट्स की इस लाइन से अवे होना, इसको स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं CA क्वालिफिकेशन, दैट यू स्टडी एवरीथिंग इन CA, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, रिपोर्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ बैक एंड पे आ रहा है, which I studied way back about 20 years ago. So standard error is how the data is near or far from the regression equation. यहाँ आपको लग रहा है कि points are far away, so हम कह सकते हैं कि standard error ज्यादा है, points are far away from the mean line, whereas in this one you can see the results are closer to the regression line, indicating यहाँ standard error, the difference between the points and the line is low. ठीक है, तो अगर आपका डेटा इस मॉडल में आ रहा है तो उसका मतलब है जरा इसमें स्टैंडर्ड एरर कम है तो रिलायंस ज्यादा होगी, इसमें स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है तो इस डेटा पे रिलायंस कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जनाब आपका एस्पेक्ट्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। जो हमने मॉडल बनाया, काफी ज्यादा यूज है रिग्रेशन एनालिसिस का। तो पहली बात तो ये कि ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है किसी स्पेसिफिक रेंज तक काम करेगा, आउटसाइड इट वॉन्ट बी इफेक्टिव। किस तरह, जैसे अभी एक हमने एक मॉडल प्रेडिक्ट किया था एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट डालते जाएं तो आपको लाइकली सेल्स मिलेगी। अगर मैं $5 बिलियन एडवर्टाइजमेंट का लगा दूं तो आई एक्सपेक्ट अ सेल्स जो कि उस इंडस्ट्री की सेल्स इतनी नहीं है जितनी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मॉडल है किसी खास रेंज तक रिजल्ट देगा, बियॉन्ड दैट रेंज इट इज टोटली मीनिंगलेस। तो यही पहला पॉइंट है उसका कि जो रिग्रेशन एनालिसिस में इक्वेशन है किसी स्पेसिफिक रेंज में काम करेगी, बियॉन्ड दैट रेंज द मॉडल विल गिव एब्सर्ड रिजल्ट्स, बेतुक के जिसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है। फिर अगली चीज है कि ये जो मॉडल बना हमने ये पास्ट डेटा के ऊपर प्लॉट किया है, तो अगर हम ये अज्यूम करें कि पास्ट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो इसी बेसिस पे फिर हम आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वी कैन एक्सटेंड दिस और एक्सट्रापोलेट दिस लाइन फॉरवर्ड एंड देन वी कैन प्रिडिक्ट कि इतनी एडवर्टाइजमेंट पे आपकी इतनी सेल्स होगी, राइट। तो ये भी जरूरी। उसके बाद अगर तो फिटनेस जो जो दो एलिमेंट्स आपस में एक्स एंड वाई क्लोजली फिटेड हैं लाइक दिस वन, तो मॉडल ज्यादा बेहतर है प्रेडिक्शन के लिए, तो इसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है तो फिर जरा जाहिर उसको जो प्रेडिक्शन होगी कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगली जो उसने दो बातें की, कॉन्फिडेंस लेवल। देखें, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप सब जानते हैं कि दिस इज द नॉर्मल कर्व। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि इमरान खान अगर जीता है इस दफा इलेक्शन
तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि अगर दोबारा इलेक्शंस हों, ठीक है, अभी कुछ कमेंट्स नहीं आएंगे लोगों के, ठीक है, तो 95% चांसेस है कि दोबारा जीते, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। कॉन्फिडेंस लेवल का मीनिंग क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसा भी आपको, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर पोल रिजल्ट्स जो मैंने बताया कि अगर पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कि 95% मैंने लिख दी है, देयर इफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड अगेन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पीटीआई दोबारा आएगी, 95% प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल 95%। रिग्रेशन एनालिसिस में एक मेजर अजम्पशन है। फिर उसके बाद इसी कॉन्फिडेंस जो लेवल के ऊपर जो नीचे पॉसिबल वैल्यूज हैं, यहाँ हम एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिवीजन लेते हैं, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी, तो कह रहे हैं उसमें फिर पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती है कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस लेवल पे जो पॉसिबल स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन के वे जो वैल्यूज बन रही हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ दिस कर्व, वो वैल्यूज क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो याद रखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स एक्सिस पे होगा उस नॉर्मल कर्व के, और 90 जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है वो वर्टिकली रिप्रेजेंट होगी इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये दो टूल्स हैं जो हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मींस द प्रोबेबिलिटी दैट इफ पोल्स और टेस्ट और सर्वे जो भी कर रहे हैं आप, अगर रिपीट किए जाएं तो सेम रिजल्ट आएगा। ये परसेंटेज उस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि क्या परसेंट चांस है कि रिजल्ट रिपीट होंगे, ठीक है। और उन्हीं 95% लेवल पे जो हमने पोजिशन लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड जी, बिल्कुल -1 +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, -1 एंड +1। तो वो जनाब आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल होंगे। इसी हद तक उसने बुक में दिया है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं जाने की आपकी। बस अब इसमें रिग्रेशन एनालिसिस का बेनिफिट ये हमें कि ये काफी एफिशिएंट मेथड है, थोड़ा सा डेटा हो तो हम काम कर सकते हैं, 5-6 डेटा एलिमेंट्स हों उसकी बेसिस पर हम इक्वेशन बना के प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली एक वेल अंडरस्टूड मेथड है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि बाज दफा कुछ वैल्यूज ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन से जो आउटलाइर्स को आउटलायर्स बोलते हैं, वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर सकती हैं उस मॉडल को, राइट। और बाज दफा जो एक्सट्रापोलेशन करके हम जैसे ये एक्सट्रापोलेशन का मतलब ये है, ये आपका एक एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का मॉडल है रिग्रेशन इक्वेशन पे। तो अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं कि यार इतनी एडवर्टाइजमेंट की जाए तो कितनी सेल्स होगी, समटाइम इस तरह की एक्सट्रापोलेशन आपको पुअर रिजल्ट दे सकती है जो डिपेंडेबल नहीं हो सकते। ये भी एक उसमें वीकनेस है, बिकॉज दे आर नॉट टोटली रिलायबल, क्योंकि हमने सिर्फ चंद एलिमेंट्स ऑफ डेटा लेके इस पे मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देयर आर मेनी एलिमेंट्स जो इसमें इनकॉर्पोरेट हम नहीं कर पाए। नेक्स्ट है जनाब आपका वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ और वेरियस अप्रोचेस टू क्वांटिफाई और अंडरस्टैंड रिस्क। सबसे पहले है जी सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये आप बड़ी तफसील से पढ़ेंगे अपने सीएमए पार्ट 2 में। सेंसिटिव एनालिसिस को आसानी से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपको एक चाबियों का गुच्छा दे दिया जाए और आपको एक लॉक ओपन करना है। यू ट्राई द फर्स्ट वन, इट डजंट ओपन, यू ट्राई द सेकंड वन, इट डजंट ओपन। इट्स कॉल्ड ट्रायल एंड एरर, इसको बोलते हैं जी ट्रायल एंड एरर, कि आप एक ट्राई करते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब है कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रहे हो उसकी एनपीवी डिटरमिन करके, तो उस एनपीवी में अगर ये assumption लें तो क्या होगा, ये assumption लें तो क्या होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट इतनी बढ़ जाए तो क्या होगा। बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ व्हाट इफ सिचुएशन, जिसमें हम वेरियस वेरिएबल्स को चेंज करके, अपनी assumptions को चेंज करके एंड रिजल्ट्स को टेस्ट करते हैं कि क्या होगा। हमारा जो एंड रिजल्ट एनपीवी है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स पे कितना सेंसिटिव है, दिस इज व्हाट यू कॉल सेंसिटिविटी एनालिसिस। हम assumptions को चेंज करके देखते हैं बारी बारी, और ये एक्सेल पे किया जा सकता काम क्वाइट कंफर्टेबली। एक्सेल पे वेरिएबल चेंज करके देखें, फिर देखें कि आपके एनपीवी पे या प्रॉफिट पे या कैश फ्लो पे जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें कितना स्विंग आता है। तो जिस चीज के हल्के से चेंज होने से, लाइक आपकी अगर फिक्स्ड कॉस्ट 5% बढ़ जाए और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की एकदम 30% गिर जाए, तो उसका मतलब है यार फिक्स्ड कॉस्ट का स्लाइट चेंज हैज टोटली रिवर्स्ड, और उसका बड़ा मेजर इंपैक्ट एनपीवी पे। हम कहेंगे जी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फिक्स्ड कॉस्ट पे बड़ा सेंसिटिव है, स्लाइट चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट कैन रिवर्स द रिजल्ट्स, कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है जी। अगला है जी सिमुलेशन।
ये काम कंप्यूटर मॉडल्स पे होगा, काफी एक्सपेंसिव है, जब तक वो प्रोजेक्ट बड़ा ना हो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मली। सिमुलेशन समझ लीजिए कि हमने कोई पायलट तैयार करना है जंगी फाइट के लिए, तो हमने बजाय इसको कि डायरेक्ट भेजें उसको जहाज के ऊपर, हम एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, वर्किंग मॉडल वेयर इट अपीयर्स टू बी के ही मतलब जहाज उड़ा रहा है वो, उसमें तमाम फंक्शनैलिटीज उसी तरह ही, सिमुलेशन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ सिमुलेशन किससे, इंजीनियरिंग बड़ा यूज है इसका, कि लेट्स से कि इंजीनियर ने एक इंजन डिजाइन किया है और बिफोर द इंजन इज फिजिकली मैन्युफैक्चर्ड, उस इंजन को फिजिकली बनाए, उस इंजन की सिमुलेशन बनाई जाती है। आपको पता है इंजन की जो एफिशिएंसी है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, it depends upon the quality of the fuel, it depends upon the wind speed and many variables, and then we can see its efficiency. हम इस कंप्यूटर मॉडल पे इन वेरिएबल्स में कुछ चेंज करके खुद देख सकते हैं, उस कंप्यूटर मॉडल से कंप्यूटर सिमुलेशन alter these individual variables that affects the efficiency of the engine, और उनको चेंज करके हम इंजन की एफिशिएंसी को स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एक वे है इंजन की एफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग रिस्क, हाउ दीज डिफरेंट वेरिएबल्स कैन इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस से बड़ी चीज है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आप एक्सेल शीट्स पे कर सकते हैं, ये इंजन डिजाइन एक्सेल शीट्स पे नहीं होगा, उसका को आपको एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको सिमुलेट का मतलब कॉपी करना उसको, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू कॉल सिमुलेशन। जाहिर है ये काफी एडवांस टेक्निक है, जस्ट इसकी अप्रिसिएशन हद तक आपको चाहिए, एंड कोई इसमें कंप्यूटेशन या कुछ वर्किंग मॉडल आप नहीं बनाने। फिर उन्हीं सिमुलेशंस में एक फर्दर टाइप जिसको बोलते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, ये भी आप पढ़ेंगे सीएमए पार्ट 2 इन्वेस्टमेंट एवेल्युएशन, जब आप पढ़ेंगे सेक्शन ई उसमें ही आएगा। तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या है, ये भी एक सिमुलेशन की टेक्निक है, फर्क सिर्फ इसमें ये है कि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल सिंगल वेरिएबल को पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को हम सिमुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे स्विंग क्या क्या और कितना कितना आ सकता है डिफरेंट कंडीशन। यानी इस सिमुलेशन में तो हमने कंप्लीट एक वर्किंग मॉडल देखा इंजन का कि डिफरेंट वेरिएबल्स को चेंज करें तो एफिशिएंसी पे क्या फर्क आएगा। यहाँ हमने एक सिंगल वेरिएबल पकड़ा, वेरिएबल कॉस्ट को, ये वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम टू मिनिमम स्विंग कितनी लेगा, ठीक है। तो समझ आ गई, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में एक सिंगल वेरिएबल होगा, जबकि सिमुलेशन जो रेगुलर सिमुलेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स वर्क टुगेदर टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट। फिर आगे एक टेक्निक है डेल्फी टेक्निक, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें मेरे पास कुछ 4-5 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी के, उनको बिठा के हमने उनसे आने वाले इकोनॉमिक फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन किया, उनसे पूछा जी आप इकोनॉमी को कैसा देखते हैं फ्यूचर में। तो फर्स्ट राउंड में कुछ ने बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया, कुछ ने पॉजिटिव, एक आइटरेटिव प्रोसेस। जो रिजल्ट्स आए हमने अपने जो सारे मेंबर्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किए। सेकेंड राउंड में फिर हमने देखा कुछ के अभी भी नेगेटिव थे, कुछ के प्लस थे, लेकिन इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो। फिर थर्ड राउंड में हम आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस रिपीटेटिवली रिपीट करते जाएंगे अंटिल वी अचीव अ कंसेंसस, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन और ऑप्टिमल ओपिनियन। यानी डेल्फी टेक्निक एक आइटरेटिव प्रोसेस है जहां हम इंडिविजुअली इनसे इनपुट लेते हैं, फिर इनपुट को ग्रुप में शेयर करते हैं, फिर दोबारा इनपुट लेते हैं, एंड फाइनली ऑल द एक्सट्रीम पोजीशंस जो इन लोगों ने ली होती है कि इकोनॉमी बर्बाद हो गई, ये लुट्टे पुट्टे गए, कुछ के अंदर इकोनॉमी इज गोइंग वेरी वेल। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आइटरेटिव प्रोसेस से एक कंसेंसस डेवलप होगा और एक ऐसी कॉमन थिंकिंग आ जाएगी जो बिजनेस जिसको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकता है। तो डेल्फी टेक्निक एक्चुअली एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स को, सीनियर मैनेजमेंट के एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स को नॉर्मलाइज करके ऐसी फॉर्मूला आके जिसमें कंसेंसस आ जाए, एंड देन वी कैन यूज इट फॉर आवर डिसीजन। फिर अगला मॉडल है जनाब टाइम सीरीज एनालिसिस का। टाइम सीरीज एनालिसिस में अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें समय वक्त, और यहाँ अपनी सेल ले लें या कुछ जो लेना चाहें ले लें, योर आइडिया, और टाइम के साथ साथ आपकी सेल्स में ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड वक्त के ऊपर, जब हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेके मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स, वीक्स जो भी लेना चाहें, उसके अगेंस्ट कोई और वेरिएबल अटैच कर लें वाई एक्सिस पे, देखें वक्त के साथ उसमें क्या चेंजेस आई, इस किस्म के एनालिसिस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेट से आइसक्रीम की सेल को प्लॉट करें, तो आपको पता आइसक्रीम दिसंबर में डाउन, ठीक है, जून में आप दिसंबर में डाउन, जून में आप दिसंबर में डाउन, जून दिस इज कॉल्ड सीजनैलिटी, कि आपकी जो टाइम सीरीज सेल्स में एक सीजन का इंपैक्ट नजर आएगा। पीक सीजन ये जून की सेल्स है आइसक्रीम की, और ये डिप्स आपको दिसंबर के मिल रहे हैं।
फिर एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है, जी जी बिल्कुल, फिर एक इसमें और कॉन्सेप्ट भी आता है बिजनेस साइकिल का। पाकिस्तान में जो बिजनेस साइकिल का ड्यूरेशन है, बड़े अरसे से मैं स्टडी कर रहा हूँ, 10 साल का। 10 साल में पाकिस्तानी इकोनॉमी में हवा भर जाती है, और 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद इकोनॉमी फूल के श्रिंक हो जाती है, फिर फूलती, फिर श्रिंक। इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल, कि ओवरऑल इकोनॉमी गोज अप एंड डाउन। दिस इज नॉट द सीजनल फ्लक्चुएशन, दिस इज द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, फिर रिसेशन आता है, फिर एक्सपैंड करती है, दिस गोज इन, दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल पैटर्न, जिसमें बिजनेस साइकिल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम साइक्लिकल पैटर्न, सीजनैलिटी, ओवरऑल प्लॉट अगर कर ली जाए अलॉन्ग टाइम, तो हमें ओवरऑल अपनी सेल्स का एक आइडिया हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम फिर अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, इफ इट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जी, पाकिस्तान की अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमी। नहीं जनाब, अगला है आपका, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसमें हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, प्रिडिक्टेड भी, और स्टेटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग, ये इस्तेमाल करके हम कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल, करंट एंड प्रिडिक्टेड डेटा, जिसमें हम स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम्स के थ्रू, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ डेटा में ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा रेलेवेंट है प्रोबेबिलिटीज के। तो अली एक्सप्रेस मैं बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करता रहा हूँ, अब कुछ थोड़ा मैंने कंट्रोल कर लिया है। आई एम एन इम्पल्सिव बायर, आई बाय थिंग्स व्हिच आई डोंट नीड समटाइम्स। सो वेन एवर यू बाय समथिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंटरेस्टिंग सा हैंड फ्री बाय किया, ठीक है। अब पास्ट ट्रेंड हिस्ट्री अवेलेबल है अली एक्सप्रेस के पास, अली बाबा की एक रिटेल एप्लीकेशन है। तो पास्ट ट्रेंड ये बताता है कि जब भी कोई बंदा ये हैंड फ्री खरीदी, उसने साथ ये चीज भी खरीदी, एक्स। जब एक्स खरीदा तो वाई भी खरीदा। तो जब मैं ये हैंड फ्री का ऑर्डर फाइनल करूंगा, तो जैसे मैं ऑर्डर दे के हटा, साथ ही नीचे आ जाएगा जी, दोज हु बॉट दिस आल्सो बॉट दिस, ले जी एक्स भी लें। और वो लगता है यार ये मुझे चाहिए। आई रिमेंबर वंस आई बॉट माइक्रोफोन, व्हाट यू कॉल, रिकॉर्डिंग में यूज करता हूँ मैं उसको, कंडेंसर माइक बोलते हैं। तो मैंने कंडेंसर माइक बाय किया, साथ ही आगे जी जनाब आपको ये इसके साथ स्टैंड भी चाहिए, माइक तो ले लिए, स्टैंड कहाँ लगाएंगे? फिर मैं कहा हाँ यार ये माइक लिया, स्टैंड भी तो चाहिए। दिस इज बेसिकली प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कि कस्टमर ने जब ये चीज खरीदी है तो साथ ये भी खरीदेगा। तो इस तरीके से आप माल कमा सकते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है। इस तरह व्हाट हैपेंड, नेट डिस्कनेक्टेड, नॉट नेट डिस्कनेक्टेड, इनफैक्ट द यूएई गाइस डिस्कनेक्टेड, लेट मी डिस्कनेक्ट देम। तो भैया इस तरह माल कमाना है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे। प्रिडिक्ट करें कि कस्टमर को क्या चाहिए, जो उसने खरीदा उसके साथ उसको ये भी चाहिए, चीज चाहिए, उसको ऑप्शन दें कि ये भी बाय करें, साथ अपनी सेल बढ़ेगी आपकी। अच्छा, कनेक्टेड। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो अली एक्सप्रेस यूज करते हैं। कि आपने एक्स चीज ली है, तो वो आपको कहेगा जी ये जिसने एक्स लिया वो वाई वाई भी लेता है, फिर वाई आपको लगेगा यार ये मुझे वाकई चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देखिए नाम इंडिकेट करता है एक्सप्लोरेशन, डेटा की हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेटा से अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस नाम इट सजेस्ट करता है कि हम सिर्फ डेटा को छान फटक रहे हैं, हम डेटा पे अभी कोई हाइपोथेसिस या कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा को छान फटक रहे हैं ओपन माइंडेडली कि यार कोई डेटा किसी काम का है। इस एनालिसिस में आप ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इज इनफैक्ट अ फर्स्ट स्टेप फॉर डेटा एनालिसिस, कि आप डेटा को एक्सप्लोर करें। कि देखें, अगर आपने जंक लिया और उस जंक से एनालिसिस कर रहे हो, तो रिपोर्ट भी जंक बनेगी। The data that you use as a basis for your analysis must be good, reliable, and dependent. Only then you will get dependent results, because you might be willing to spend billions of dollars. So you can't just base the assumptions on a data that is not dependable. So data exploration it means basically कि data को बोलने दें खुद, data क्या है, data की quality देखेंगे, क्या इस पे कुछ analytics लग सकता है। Let the data speak for itself.
ठीक है, तो मेन रोल ऑफ ईडीए इज टू जस्ट एक्सप्लोर। तो बेसिकली डेटा एनालिसिस में पहला स्टेप है कि डेटा की जरा ओवरऑल औकात देखें, क्या इस काबिल है कि उसको एनालिसिस में लाया जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस इज सिमिलर टू व्हाट यू कॉल दी, जो पीछे आपने पढ़ा सिमुलेशन में, नॉट सिमुलेशन, सेंसिटिविटी में, बट इट इज लिटिल डिफरेंट। इसमें आप पॉसिबल रेंजेस बना लेते हैं कि यार जिस तरह हम बनाते हैं ना फ्लेक्सिबल बजट्स, कि यार अगर हम 10,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, 12,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, 15,000 यूनिट्स पर, दीज आर डिफरेंट what ifs. What if the production is this, what if the production is this? So these are different what ifs with the given results given at the end. ठीक है, कोई भी और भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, अपनी कॉस्ट को लेके बना सकते हैं, व्हाट इफ द कॉस्ट इज दिस और दिस। तो व्हाट इफ बेसिकली डिटरमिन द इफेक्ट बाय चेंजिंग सिनेरियोस। अच्छा, बात दफा ऐसा भी होता है इसमें कि हम इस प्रोसेस को उलट कर देते हैं, बजाय इसके कि इस पे 10,000 यूनिट्स पे सेल प्रॉफिट इतना आएगा, 12 पे इतना आएगा, जी बिल्कुल 10,000 15,000 पे इतना आएगा, हम ये कहेंगे कि भाई अगर मुझे $1,60,000 प्रॉफिट चाहिए, इफ दिस इज व्हाट आई वांट, तो मेरे इस स्पेसिफिक आउटकम के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। समटाइम्स वी सेट द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, राइट, ये स्पेसिफिक आउटकम हमने लेना है, तो कैसे इसको हासिल किया जा सकता है, इट कैन बी रिवर्स्ड एज वेल। यानी यहां तो हम व्हाट इफ देख रहे हैं ना कि ये करें तो ये होगा, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रख के सामने अपना एक आइटिनरी, एक वे प्लान बना सकते हैं कि हम अचीव कैसे करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक 12, 13, 14 को कंबाइन कर दिया गया, बिग डेटा। बिग डेटा जैसा कि हमने कल पढ़ा था, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। जी, इमरान हैज एन इनपुट, ही सेज दैट व्हाट इफ एंड गोल सीक बोथ आर देयर इन एक्सेल। जी बिल्कुल, एक्सेल में भी है क्योंकि न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई हो सकता है। ह्यूज डेटा दैट रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसेसिंग। ये डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल प्रॉपर, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स के डेटा फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स की फॉर्म में है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कि सिर्फ कहानियां हैं, लंबे लंबे टेक्स्ट हैं, नंबर्स हैं, इमेजेस हैं, डेट्स हैं, लेकिन हम उससे कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल वकास, मंथली वीकली, उसको फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, इमेजेस हैं, नंबर्स हैं, उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइज्ड, somewhat organized and totally unorganized। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिग डेटा का इस्तेमाल कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था, हमारे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसमें हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस, वीडियोस, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, इवन कॉल्स के ऊपर आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी लोकेशंस, आपकी डेस्टिनेशन, इन तमाम इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा जिसको हम आम वेज में एनालाइज नहीं कर सकते। बिग डेटा को एनालिसिस आप एक्सेल शीटों पे नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, स्पेशल एनालिटिकल टूल्स हैं, कुछ एल्गोरिथमिक टूल जो इतने ह्यूज डेटा को एनालाइज करते हैं। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द नॉर्मल प्रोसेसिंग और द नॉर्मल मशीन। ठीक है, तो उसने कहा जी बिग डेटा के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 कैरेक्टर्स। पहला ये कि डेटा ह्यूज होगा, टेराबाइट्स में होगा, वॉल्यूम ऑफ द डेटा इज ह्यूज, टेराबाइट्स में डेटा, जिसको आपने सेकंड्स में प्रोसेस करना है। एक कंसेप्ट काफी पॉपुलर आजकल, आई एम श्योर आप में से मोस्टली ने नहीं सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। व्हाट इज आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज इन फैक्ट अ सिस्टम जिसमें डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर रियल टाइम, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, they communicate with each other without any human intervention. This is internet of things, this is the future। अभी आजकल थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया कि जी आप फार अवे बैठे हुए और एंड्रॉइड एप्लीकेशन से आप अपना एयर कंडीशनर या आप अपनी मे बी माइक्रोवेव ओवन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कर रहे हैं आप। एक वक्त ऐसा आने वाला फ्यूचर में when devices communicate with each other, devices control each other, this is internet of things। It involves a huge
amount of data. So the volume in big data means volume of data that could be in terabytes. ये 4 कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर जी एक तो बहुत ज्यादा डेटा का वॉल्यूम होगा, नॉट इन जस्ट एमबीज और जीबीज, इन टेराबाइट्स। अगला इशू जो जो बिग डेटा में है, जो डेटा आपका होगा प्राइमरीली, हाँ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आईडी, बट सिंस द डेटा इज फेसबुक का डेटा जो आपकी जो जो वॉल है उस पर जो डेटा है वो हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। तो डेटा वैरायटी का मतलब है कि जो डेटा होगा बिग डेटा जिसमें हम एनालिसिस जिस पे करना है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। दैट इज द सेकंड वी। फिर थर्ड वी है इसमें जनाब वेलोसिटी। वेलोसिटी आई एम श्योर यू रिमेंबर, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्पीड। वेलोसिटी का मतलब ये है कि किस स्पीड से बिग डेटा जो कि टेराबाइट्स में होगा हम उसको प्रोसेस करेंगे। अब देखें एक बड़ी वजह जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं कर रही बिग डेटा को अभी, क्योंकि बिग डेटा के लिए जो एनालिटिकल टूल्स और मशीनरीज जो सर्वर चाहिए दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये अवैस की इनपुट है। वाओ अमेजिंग। Avaya says his younger brother is a programmer. He is working with an app which analyzes you and gives you room temperature, room lighting, etc. according to your needs. See, this is the future, guys. ये future में होने जा रहा है और अभी देखें क्या क्या फर्दर होगा। तो velocity का मतलब ये है the speed with which the big data must be analyzed. देखिए बिग डेटा का एनालाइज हम आम सिस्टम पे आम सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव सर्वर्स, ह्यूज स्टोरेज स्पेसेस चाहिए विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यही वजह है कि कंपनियां खुद इन्वेस्ट नहीं कर रही ऐसी टेक्नोलॉजी पे। तो लोग जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे चली गई। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये फैसिलिटीज हैं, तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द, समझ लीजिए कि मेजर इम्पैक्ट हुआ है बिग डेटा एनालिसिस के ऊपर। फिर फाइनली है वेरासिटी, कि बिग डेटा से जो आपने एनालिटिकल जो करके कंक्लूजन निकाले हैं वो कंक्लूजन किस हद तक रिलायबल हैं। हाउ रिलायबल, वेरासिटी मींस हाउ डिपेंडेबल, ट्रूथफुल दे आर। ये 4 वीज जो हैं ये बिग डेटा के इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम, बहुत ज्यादा डेटा, बड़ा डिफरेंट टाइप का वेट, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए इसको प्रोसेस करने की, फाइनली वो डेटा किस हद तक ट्रस्टवर्दी है। और एक 5वां वी भी ऐड कर दिया गया, एडिशनल वी, के वैल्यू के जो रिजल्ट आपका इस बिग डेटा एनालिसिस से निकला है, बिजनेस उस रिजल्ट का कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, उस रिजल्ट की कितनी ट्रू वैल्यू को रियलाइज करवा सकता है। बिग डेटा का रीसेंट एग्जांपल सबसे बड़ी यूएस इलेक्शंस, ट्रंप जब इलेक्ट हुआ, इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बिग डेटा को इस्तेमाल करके रिजल्ट्स और लोगों के रिजल्ट तो नहीं मैं कहूंगा, लोगों के ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस किया है। फेसबुक के थ्रू इन्फ्लुएंसिंग होती है, सोशल मीडिया पे हो रहा है ये काम। तो खैर हम उस एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। बिग डेटा की बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, हम नए कस्टमर्स मार्केट में आइडेंटिफाई करके कस्टमाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बिग डेटा के एप्लीकेशन। फिर जनाब अगला है की टेक्नोलॉजीज। की टेक्नोलॉजी डेटा मैनेजमेंट ये खैर नई चीज तो नहीं है, हम ओरेकल भी यूज करते आ रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को हाई क्वालिटी फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना होगा ताकि उस पर अच्छी तरह एनालिटिक्स लग सके। एनालिसिस ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर्ड डेटा पे होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे प्रोसेसिंग और एनालिसिस ज्यादा कम्बरसम है, ज्यादा डिफिकल्ट है। डेटा माइनिंग की हमने अभी तफसील से देखा कि अनप्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किए जाते हैं डेटा में, उसकी बेसिस पे डिसीजन किए जाते हैं। हैडूप ये एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन है, जावा बेस्ड प्रोग्राम। इट्स बेसिकली एक जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो लार्ज, मैंने बताया कि जो बिग डेटा है उसको आम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर एनालाइज नहीं कर सकता, द डेटा इज ह्यूज। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल, और भी देयर मेनी एज वेल। तो जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके उस पर एनालिटिक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है जी। फिर अगली टेक्नोलॉजी में है इन मेमोरी एनालिटिक्स, जो कंप्यूटर साइंस से थोड़ी जानते हैं। आई एम श्योर यू पीपल रिमेंबर कि जो हार्ड ड्राइव है वो स्लो है स्पीड में, रैम उससे फास्ट है, मच फास्टर। तो इन मेमोरी एनालिटिक्स का मतलब है कि चूंकि हमें प्रोसेसिंग फास्ट करनी है तो रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज मच फास्टर और कैशे से भी ज्यादा फास्ट है, खैर रैम की बात करें
तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा की प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस भी फास्ट है, तो हम डेटा को रैम में ही रख के एनालाइज कर लें रादर देन स्टोरिंग इट ऑन सम एक्सटर्नल और सम हार्ड ड्राइव विच आर स्लो इन ऑपरेशन इन मेमोरी एनालिटिक्स। ये सब टेक्नोलॉजी। फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया, पीछे भी हमने डिस्कस किया, डेटा स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके, मशीन लैंग्वेज को यूज करके फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना। फिर ये टेक्स्ट माइनिंग भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इंटरनेट पे ढेर सारे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स एक्सेट्रा, तो उन तमाम को एक ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ना, उसमें से एनालाइज करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन few seconds, but a computer, a faster computer can do that in just seconds, and उसकी बेसिस पे वो सिंथेसाइज करके रिपोर्ट्स बना सकता है। तो टेक्स्ट माइनिंग में हम बुक्स, न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन जो हम पढ़े हुए, ठीक है, उसके अलावा कुछ और टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, उसको एनालाइज करके वट एवर वी वांट वी कैन गेट इन फ्रॉम दिस एनालिसिस। अब लिमिटेशंस भी हैं कुछ ना बिग डेटा, इट्स नॉट दैट इज परफेक्ट, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी है तो इतना ज्यादा इस पर काम रिफाइन नहीं हुआ। तो पहला तो इसमें इनकम जो लिमिटेशन है कि जो डेटा अपेरेंटली हमने जिस पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, हो सकता है वो डेटा ही कंप्लीट ना हो, डेटा इज इनकम्प्लीट, राइट। उस डेटा की बेसिस पे जो हम एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन बना रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, इट माइट नॉट प्रूव टू बी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्ट, क्योंकि जस्ट कंप्यूटर बेस्ड एनालिटिक्स हैं, हाउ रिलायबल एंड डिपेंडेबल दे आर, इट्स अ क्वेश्चन। पहले अभी तक तो कोई हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री नहीं आई है कि एनालिटिक्स की बेसिस पे जो डिसीजन किए गए कितने इफेक्टिव थे, अदर देन दिस एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है कि ट्रंप के इलेक्शन सिलेक्शन में बड़ा मेजर रोल था एनालिटिक्स का। लोगों को जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कांग्रेस को वोट दें या रिपब्लिकन्स को दें, सो वो बॉर्डर लाइन वाले लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं इस कैम्ब्रिज एनालिटिका की जो ये पूरी हरकत थी, विच इज क्वाइट इंटरनेशनली, इसको मीडिया पे हाईलाइट किया गया। तो डिस्पाइट दैट वी आर नॉट वेरी श्योर कि इसकी बेसिस पे जो हम कंक्लूजन निकालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन लेंगे, वो किस हद तक डिपेंडेबल होगा, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन इज नीडेड प्रायर टू यूज, हमें उस इंफॉर्मेशन को पहले अच्छी तरह इंटरप्रेट करना है बिफोर इससे कि हम फैसला ले लें और पैसे वेस्ट करें। लेकिन आखिरी जो अगला एरिया है आपका, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब जो रिजल्ट हमने इस एनालिसिस से निकाले हैं वो किस फॉर्म में आपके पास आएंगे। सो इसमें हम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल पढ़ेंगे, कुछ डायग्राम्स हैं, ये आगे स्क्रीन पे आएंगे तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसा कि विजुअलाइजेशन में पहली जो विजुअलाइजेशन आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट। ये प्रोडक्शन वाले इस्तेमाल करते हैं कि जी हमारा एक जो खास एग्रीड साइज है प्रोडक्शन का मिलीमीटर्स में, वो ये है, स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए। हमारी जो टॉलरेंस है 0.1 mm प्लस 0.1 mm माइनस, इस रेंज में जो आउटपुट होगी वो ठीक है, इसके बाहर जो है ना, दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ द 10 एलिमेंट्स इन दिस रेंज, वन इज आउट ऑफ सेंक्वीन 10%, आप कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन आ रही है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट, ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल है। फिर परीटो डायग्राम, जैसे एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो देखना चाह रहा है कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उन्होंने कुछ ट्रेवल वाउचर्स सबमिट किए हैं रीइंबर्समेंट के लिए। तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो रीइंबर्समेंट के वाउचर्स हैं वो रिटेल ऑपरेशन से आए हैं, और रिटेल अकाउंटिंग से ट्रेवल वाउचर्स की रीइंबर्समेंट की रिक्वेस्ट सबसे कम है। सो वी कैन कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड परीटो डायग्राम, इट मूव्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, ठीक है, इस तरह अरेंज किया जाता है इसको। हिस्टोग्राम, यहां पे हमने वाउचर अमाउंट की डिफाइन कर दी रेंज की, कितनी अमाउंट $0 से $10 की है, 10 से 20 की, एक अमाउंट ऐसी जो $0 से $10 की है, फिर एक अमाउंट $10 से $20 की है, $50 से $60 तक की 5 वाउचर रिक्वेस्ट हैं, और एक जो है रिक्वेस्ट ऐसी है जो अबाउट 1 ईयर ऑलमोस्ट बिटवीन 90 to 100। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। एक कॉन्टिन्यूस डेटा प्लॉट किया गया, उस पर हम ओवरऑल देख सकते हैं वाउचर्स की डिटेल। फिश बोन, इसको इशिकावा भी बोलते हैं, फिश बोन एनालिसिस कॉल्ड इशिकावा। तो ये जो उसका डेवलपर था, उसने ये CIA का टेक्स्ट सारा जो पढ़े भी, ये डायग्राम्स वगैरह CIA के कोर्स में, CIA पार्ट 1 में। ये बेसिकली फिश बोन डायग्राम इस्तेमाल की जाती है रूट कॉज एनालिसिस को, रूट कॉज एनालिसिस भी बोलते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह जानने की कोशिश करते हैं कि वजूहात क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रॉफिट लो है
So what are the causes? This is the group of cause A. Cause A की classification है, क्वालिटी में प्रॉब्लम थी, डिले हुआ फलाना. This is classification B, केस में ये रीजन है, ये रीजन. So ये सेंटर में रूट प्रॉब्लम है और इर्द गिर्द उसकी कॉजेज हैं जिसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है. ठीक है. जो ज्यादा बोन के ज्यादा करीब है, ये एक्चुअली देखने में फिश लग रही है ना, फिश की हड्डियां सेंट्रल बोन. तो जो ज्यादा क्लोज है, जिसका कॉज एक मेजर रीजन है, कॉज भी मेजर रीजन है. जितनी दूर जाते जाएंगे इसका मतलब वो रीजन है लेकिन कंपैरेटिवली कम. तो इट गिव्स अस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू सी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी मेजर कॉजेज क्या क्या हैं. तो अगर आपको कहा जाए जी मेजर कॉजेज आइडेंटिफाई करें, तो एटलीस्ट यू नो दैट दीज आर द मेजर कॉजेज, एंड देन जो बाकी हैं थोड़ी कंपैरेटिवली लेस उनका इन्फ्लुएंस है. दिस इज कॉल्ड फिश बोन डायग्राम. हम एनालिटिक्स के लिए ये टूल यूज करते हैं. बॉक्स प्लॉट, अगर हम अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली ले डाउन कर दें, आपको पता है स्टेटिस्टिकल डेटा को हम क्वार्टाइल्स में स्प्रेड कर सकते हैं. फर्स्ट क्वार्टाइल रिप्रेजेंट 25% ऑफ योर वैल्यूज, सेकंड क्वार्टाइल रिप्रेजेंट 50% ऑफ योर वैल्यूज, थर्ड क्वार्टाइल इज 75% ऑफ योर वैल्यूज, एंड लास्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 4 इज 100% ऑफ योर वैल्यूज. ये आपको डेटा स्प्रेड बताता है कि आपका डेटा स्प्रेड कितना है, किस हद तक चीजें आपस में क्लोजली कनेक्टेड है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेटा प्राइमरीली सेंट्रल मीडियन के पास पास लोकेटेड है और कुछ वैल्यूज आउटसाइड है. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपकी मोस्ट ऑफ द डेटा कुड बी इन द सेंट्रल लोकेशन है. हम कह सकते हैं जी हाईली सेंट्रल, समझ लें कि डेटा इज क्वाइट क्लोजली नेट, स्प्रेड आउट उसमें कम है. हाँ, ये भी हो सकता है कि डेटा क्वाइट स्कैटर्ड हो. हम ये कह सकते हैं इस डेटा में स्प्रेड आउट ज्यादा है, या हम कह सकते हैं इस डेटा में डिस्पर्शन ज्यादा, फैला हुआ डेटा. हम क्या पढ़ रहे हैं जी? एनालिटिक्स. नेक्स्ट है जनाब आपका टेबल. एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, डिफरेंट तरह के बेवरेजेस हैं. सोडा 6 लेमन पीती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक 2, वाटर 4, वाइन 3 एंड सी 5 एंड 6. men take more wine and beer. तो ये इसको बोलते हैं टेबल सिंपली गिवन विद द नंबर. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डॉट प्लॉट एज वेल. फॉर लेडीज द नंबर इज 6 2 4 3 5. It could be expressed this way: 6 2 4 3 5. इससे जरा जरा समझने में ज्यादा कंपैरेटिव आसानी होती है. आप साइज ऑफ द यूजेज ऑफ सोडा फ्रॉम ईच टाइप कैटेगरीज को कंपेयर कर सकते हैं. ये भी प्रेजेंटेशन का वे है. फिर लाइन चार्ट है, लाइंस क्रॉस ईच अदर आउट टू डिटरमिन सम चीज जो आप समझना चाह रहे हैं. ये भी एक प्रेजेंटेशन का वे है. यू विल नेवर बी आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ चार्ट और टू इंटरप्रेट अ चार्ट. दिस गिवन टू यू दैट कि ये चीजें हैं जो हम एनालिटिक्स के लिए विजुलाइज करके उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. देन वी हैव द स्कैटर्ड प्लॉट. ये मेरे साथ अभी आपने देखा कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई. ये आपस में किस तरह रिलेटेड है, ये डेटा बता रहा है कि दे हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड स्ट्रांगली पॉजिटिव. ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ स्कैटर ग्राफ. इसी की बेसिस पे हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं. फिर जनाब आगे आपका है, अल्लाह भला करे, बबल चार्ट. ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ आप 4 प्रोजेक्ट्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं. राइट. एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, यू कैन सी. और ये जो साइज ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है इंडिकेट करता है दिस प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट इन साइज with regard to maybe revenue or NPV, and this project too is the smallest, right? And X and Y के point of view से वो कहाँ locate करता है, जो भी दो variables आपने लिए हैं. तो ये भी आपका एक way है with the pie chart, which I'm sure you people are quite aware of, that the students sales 10% scooters लिए हैं students ने, 65% bicycles, 25% skateboards. This is the sales to different group of students. Representing bicycles की sales सबसे ज्यादा है. And then finally उसने कुछ कमेंट्री दे दी है लास्ट पे कि जी इसके कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के हैं. उसने ये कहा है कि जी विजुअलाइजेशन में लिमिटेशन ये है समटाइम कि हम इससे मिसलीड हो सकते हैं. विजुअलाइजेशन समटाइम्स कैन मिसलीड. तो जो इमेज क्रिएट हो गया इस विजुअलाइजेशन से, हम उस इमेज की बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे जो कि गलत हो सकता है. मोर ओवर जो विजुअलाइजेशन है समटाइम्स बनाने वाला उसको मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके नतीजे में आपका रिजल्ट, कंक्लूजन, डिसीजन गलत हो सकता है. ठीक है. जो जिसने डेटा बनाया है हो सकता है मैनिपुलेट कर ले, बाइस्ड हो. ये भी ड्रॉबैक है. तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं विजुअलाइजेशन के लिए कि जब भी आपने विजुअलाइजेशन देनी है, अक्सर आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा विच डजंट नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम जीरो. यानी उसमें किया ये जाता है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, उसमें हम ग्राफ कुछ ना करके तो शो कर देते हैं यहाँ से जी 10,000
और 12 और 13, और इस डेटा को हमने 0 से 10,000 को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। यानी कि 0 से एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट ही 10,000 से हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जब भी आप प्लॉट करें, कोशिश करें स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फॉर फुल एक्सेस, 0 से चलें। ग्राफ्स को, विजुअलाइजेशन को ओवरलोड ना करें, ठीक है, डू नॉट ओवरलोड। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो समझने वाले को प्रॉब्लम होगी। अगर आप कलर्स यूज करें ग्राफ में तो अपने कलर्स के यूज को लिमिट करें, ठीक है, और यूजर को इस फॉर्म में दें, जी वालेकुम अस्सलाम, ताकि उसको इंटरप्रेट करने में आसानी हो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो ये जनाब आपका चैप्टर 16 का आखिरी टॉपिक था, लिमिटेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो वीडियो फॉर्म में आपको रिसीव हो जाएंगे ग्रुप में ही। एमसीक्यूज इसके अभी, चूंकि ये टॉपिक टेस्ट हुआ ही नहीं है, सेक्शन एफ आपका जो पार्ट 1 का है, इट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड, हमें कुछ पता नहीं कि क्या आएगा। तो मेरे भाई ने ग्लाइम ने क्या किया है कि उसने क्वेश्चन सीआईए से उठा लिए हैं, उसने आपके चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन उठा लिए हैं, उसने कुछ क्वेश्चन आपके वो जो सेंसिटिविटी और रिग्रेशन उससे उठा लिए हैं। सो यहाँ वहां से उसने करके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे। तो आई विल जस्ट सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, उसकी वीडियो आपको मैं कल शेयर कर दूंगा। चैप्टर इज ओवर नाउ, यू पीपल विल हैव टू डिसाइड फॉर द कमिंग वीक कि आपने आने वाले वीक में क्या करना है। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज देयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यू सीएमए पार्ट 1। हम ये कंप्लीट कर चुके हैं आज, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। अब आपने आगे क्या करना है, ये आपने ग्रुप में डिसाइड करना है, वोटिंग होगी और वोटिंग की बेसिस पे डिसाइड करेंगे। स्पेशली जिन लोगों का पेपर है जैन फेब में, अवैस यू, अनस यू, असद यू एंड हु एल्स, राइट। जो जिन लोगों का एग्जाम है उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। बाकी जो भी आप सेक्शन डिसाइड करें वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। दिस इज ऑलरेडी डन। इससे पहले आई थिंक वी हैव डन सेक्शन बी, राइट, एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो भी देखें, मेरे ख्याल से जो लाइन में आगे रह गया आप उसको प्लीज बताइएगा ग्रुप में, प्लीज डिसाइड। So that's all for today. Enjoy the weekend. I'll see you guys on coming Monday with the new section, inshallah, and we'll go on.